से एक में इसने एक्सपेरिमेंट किया। इसने बताया कि एक वर्णीय प्रकाश को मोनोक्रोमेटिक लाइट को जो दो झिल्लियों से गुजारते हैं, इस पर डार्क और ब्लैक फ्रिंजेस, ब्लैक और कैसी फ्रिंजेस बनती है, दीप्त और दीप्त, जिसको आप डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस कह सकते हैं, बनती है। ठीक इसके बाद आइंस्टीन आता है और 1924 में, आइंस्टीन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। यहाँ पर ये साबित करने का प्रयास किया जाता है ऑप्टिक्स में कि लाइट है वे पार्टिकल नेचर। लाइट के पास क्या है? पार्टिकल नेचर है। जैसे हम लोग पढ़ते क्या है कि लाइट इज ए वेव। लाइट क्या है? वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव है ना, तरंगे हैं। उसने प्रूव किया कि लाइट क्या है? पार्टिकल है। लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर है। इसको लोगों ने मूर्ख बता दिया कि ये मूर्ख, लाइट तो वेव है, कहाँ पार्टिकल है। क्योंकि उससे पहले जितने साइंटिस्ट थे सबने कहा लाइट इज ए वेव। किसी कहा नहीं, लाइट है वे पार्टिकल नेचर, लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। इसको प्रूव किया आइंस्टीन ने। उसने कहा कि जब किसी लाइट को, जब कोई लाइट किसी मेटल पर इंटरेक्ट करता है, मैंने इसका क्या बोलते हैं उसको, मैंने टक्कर मारता है कोई लाइट, तो यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर मूव करते हैं, अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर मूव करते हैं। और इस कंसेप्ट का आधार पर आज हम जो सोलर लाइट देख रहे हैं, देखते हैं ना, सोलर लाइट बना हुआ है या थंब वाला, आधा वाला बना हुआ है, जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो आइंस्टीन की ही देन है। उसने कहा कि लाइट एक बंडल के रूप में, एक पार्टिकल के रूप में, जिसका नाम उसने क्या दिया? फोटॉन नाम दिया। क्या नाम दिया? फोटॉन नाम दिया। फोटॉन का कुछ हूबहू वैसा ही कैरेक्टर है जैसा लाइट का है। फोटॉन का स्पीड भी उसकी उसी तरह से एक ऊर्जा के बंडलों के रूप में फोटॉन चलता है और फोटॉन इस पर टकराता है। तो आइंस्टीन ने प्रूव किया कि ये पार्टिकल नेचर को धारण किया है, तभी पार्टिकल कोई टकरा रहा है तो यहाँ से कोई पार्टिकल निकल रहा है। तो उसने प्रूव किया कि ये पार्टिकल है। फिर लास्ट में आप उसके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि डी बोर्गली ने क्या किया। डी बोर्गली ने कहा कि पार्टिकल हैज आल्सो हैव वेव नेचर। उसने कहा कि पार्टिकल के पास भी वेव नेचर होता है। अगर लाइट अपने आप में वेव है तो उसके अंदर पार्टिकल नेचर एग्जिस्ट करता है, तो पार्टिकल के अंदर पार्टिकल नेचर तो है ही है, उसके अंदर भी वेव नेचर एग्जिस्ट करता है। तो उसने अपना अलग फार्मूला दिया। ये काफी दिनों तक ये चलता रहा। 2022 में, अभी जो 2 साल पहले बीता है, 3 साइंटिस्टों को इस पर मिला नोबेल प्राइज। एक ऑस्ट्रिया का एक साइंटिस्ट है, एक ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया एक देश है। एक जो है अमेरिका का नाम आपने सुना होगा, और एक फ्रांस। 3 साइंटिस्टों को इसी एक्सपेरिमेंट, जो 1801 से एक्सपेरिमेंट ये शुरुआत हुआ, इसका 2022 में आकर समापन हुआ। ये 200 साल लग गए। 1801 से स्टार्ट होकर और 2022 तक आके समापन हुआ। उन लोगों ने क्या किया कि न लाइट लिया और न ही पार्टिकल लिया। इन साइंटिस्टों ने क्या किया? न लाइट लिया न पार्टिकल लिया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन समझ रहे हैं ना? इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में। तो ये वजनदार है, इसलिए न्यूक्लियस में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन आप बताते हैं ऑर्बिट में चक्कर मारता है, दिखाई तो हम लोग को देखा नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट कह रहे हैं तो मानना पड़ता है। ये मूव करता रहता है, इसकी एक स्पीड है, इसका वेट एक कम है उन लोगों की अपेक्षा। उन लोगों ने न मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया और न ही कोई पार्टिकल लिया, इलेक्ट्रॉन लिया इन साइंटिस्टों ने। और सेम उसी एक्सपेरिमेंट को, जिस एक्सपेरिमेंट को 1801 में यंग्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, वाइडेसी एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं आप, इस इलेक्ट्रॉन का इस मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह पर रखकर दोनों झिल्लियों से गुजारा गया और देखा गया कि कौन सी फ्रिंजेस बन रही है। यहाँ भी ब्लैक और ब्राइट फ्रिंजेस बनी, जब तक इसको ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा था। जब इसको ऑब्जर्व किया गया माइक्रोस्कोप से, एक हाई क्वालिटी के माइक्रोस्कोप से, कि हम देखें इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है,
तो जब ऑब्जर्व किया साइंटिस्टों ने तो उन्होंने देखा कि जब ऑब्जर्व किया जा रहा है तब ये ब्राइट फ्रिंजेस बना रहा है और ब्लैक फ्रिंजेस बना रहा है, जस्ट अपोजिट कर दे रहा है। यानी कि जहां पर ये बिना ऑब्जर्व किए जब देखा जा रहा था तो यहाँ पर ब्लैक बन रहा था, यहाँ ब्राइट बन रहा था। जब इसको ऑब्जर्व किया जाने लगा तो ये अपने स्वरूप को चेंज कर दिया। तो साइंटिस्टों ने माना कि जो पार्टिकल इस प्लैनेट पर है, ये पृथ्वी पर किस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, जैसे हम लोग सौर मंडल सूर्य में रहते हैं ना, सूर्य हमारा सौर मंडल कम किया है, उसके 9 प्लैनेट हैं, सभी प्लैनेटों के अलग अलग जो है सैटेलाइट है, उपग्रह है। तो ये सौर मंडल किस मिल्की वे में रहता है? मिल्की वे में रहता है। किस में रहता है? उसका नाम है मिल्की वे। हम लोग मिल्की वे में रहते हैं, इसमें तमाम सौर मंडल हैं, अलग अलग सूर्य हैं। इस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं। ऐसे ऐसे हजारों गैलेक्सियां हैं। नोवा है, सुपरनोवा है, जिसको आकाश गंगाएं और मंदाकिनियां आप कहते हैं। तो इस मिल्की वे में सन के सौर मंडल में पृथ्वी पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन अपना स्वरूप बदल रहा है। तो साइंटिस्टों ने माना कि इस तरह का इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन का यहाँ ऑब्जर्वेशन हो रहा है, किसी और मिल्की वे में, किसी और गैलेक्सी के, किसी और सौर मंडल पर भी कोई इलेक्ट्रॉन है। तो इससे क्या वो प्रूव करना चाह रहे थे? वो प्रूव करना चाह रहे थे कि गॉड का एग्जिस्टेंस है। हम अगर यहाँ खड़े हैं, हमारे जैसा आदमी कहीं है, किसी प्लैनेट पर है, किसी अन्य गैलेक्सी पर है, तो हमको भ्रम में नहीं पड़ना है। हर चीज का उसका अपना स्वयं का अस्तित्व है। जैसे सनातन धर्म में क्या बताया गया है कि जीव का नाश नहीं होता है। आइंस्टीन भी बता रहा है E=mc² में कि एनर्जी को हम मास में चेंज कर सकते हैं, मास को एनर्जी में। यानी कि जब हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, एक पार्टिकुलर जगह से बिग बैंग थ्योरी का आपने नाम सुना होगा कि विस्फोट हुआ। तो विस्फोट हुआ तो विस्फोट में एनर्जी तो निकलती है। उस एनर्जी से ये जितने गैलेक्सियां, स्टार्स और प्लैनेट बने हैं, वो मास के रूप में कन्वर्ट हुए हैं। किसके रूप में कन्वर्ट हुए हैं? एनर्जी से मास के रूप में कन्वर्ट हुए हैं। आज हमारा बस छोटा सा सेशन इसलिए है कि आप मेरी तरफ अट्रैक्ट हों, आपको लगे कि नहीं सर को जानकारी है, और तब कभी दोबारा जब हम आए तो आप बेहतर तरीके से हमको, क्योंकि पढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है। अगर कोई ये कहते कि मैं अब पारंगत हो गया हूँ, तो उसका जीवन लीला वही क्या हो गया? समाप्त हो गया। आप जितना पढ़ेंगे आपका ज्ञान बढ़ेगा। पढ़ने के बाद जितना पढ़ाएंगे उतना ज्ञान आपका बढ़ेगा। जितना हम बांटेंगे घूम घूम के, तो हमको अपने आप याद होता चला जाएगा। जहाँ जहाँ हम लेक्चर देंगे अलग अलग टॉपिकों को, वो सब्जेक्ट हमको क्या हो जाएगा? याद होता चला जाएगा। तो ज्ञान को बांटना है। और हमारा इस 10 मिनट के सेशन से यही मकसद है कि किसी चीज़ को आप गहराई में घुसिए, ये चीज़ें क्यों हो रही है। कोई लेसन पढ़ाया जा रहा है, उस साइंटिस्ट का जीवनी पढ़िए, गूगल पर सर्च करके। रील पर मत जाइए, फेसबुक पर मत जाइए, इंस्टाग्राम पर मत जाइए, गूगल पर सर्च करिए, उस साइंटिस्ट को पढ़िए, उस एक्सपेरिमेंट को पढ़िए। तो उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें गूगल पर निकल के एक साथ आ जाएगी। तो हम कोई उन साइंटिस्टों से मिले नहीं हैं कि हमको बताए सर। गूगल पर सर्च करेंगे तो सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर आप उसको कनेक्ट करिए कि हमको सर ने ये बताया था, गुरु जी ने स्कूल में बताया था, क्या चीज़ें इससे कनेक्ट हो रही हैं। तो वो चीज़ें आपको भविष्य में भूलेंगी नहीं। शिक्षा का मतलब यही नहीं कि हम 90% 92% रट के ला देंगे, कोई मकसद नहीं है। किसी भी एग्जाम में उस रटने का 95% का कोई मतलब नहीं है। चाहे आप जेई का एग्जाम दे, चाहे नीट का एग्जाम दे, आपके एग्जाम के समय क्या दिमाग काम कर रहा है? दिमाग तभी काम करेगा जब उसको हर 9th के चैप्टर को, 10th के चैप्टर को, 11th 12th चारों चैप्टरों को कनेक्ट कर पाएंगे आप कि 9th में क्या पढ़ाया गया था, उसका यहाँ कहाँ जोड़ रहा है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो आएगा वो केवल 12th के और 11th के सिलेबस से नहीं आता है नीट में। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई क्लासों के चैप्टरों का कंसेप्ट उसमें जुड़ा रहता है। तो सारे कंसेप्ट आपको कनेक्ट करने हैं। कनेक्ट करेंगे तो उसका नाम प्रॉब्लम दिया है, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आज का सेशन बस इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में, अच्छा हिंदी पढ़ते हैं आप लोग। तो एक तो हो गया कंडक्टर का चालक, इंसुलेटर का क्या हिंदी दिया है? विद्युत रोधी।
कुचालक बोलेंगे या विद्युत रोधी, कुचालक या विद्युत रोधी। कैसे पहचान करेंगे कि ये चालक मेटल है, ये कुचालक है, ये विद्युत रोधी है? क्या पहचान है? चालक में धारा प्रवाहित होती है। तेज बोलिए। चालक में धारा प्रवाहित होती है। और कुचालक में धारा प्रवाहित होती है। तो कैसे पहचान करेंगे कि इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी? उसका क्या मतलब, कैसे कैरेक्टराइज, कैसे अलग अलग कैसे करेंगे? कोई चालक पदार्थ का नाम बताइए मेटल का जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चांदी। चांदी को केमिकल फार्मूला क्या होता है? Ag। और कोई चालक बताइए। एल्युमिनियम। और कोई चालक? कॉपर। और कोई चालक? सोना। क्या बोलते हैं? एयू। और कोई चालक? लोहा में भी तो होता है, तार में भी होता है, क्या होता है फार्मूला? Fe। और कोई चालक? अब इसमें देखिए समानता क्या हो रही है, कैसे आप पता चल पा रहा है आपका कि इसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब कुचालक जिसमें आप कहते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसे कोई नाम बताइए जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो रही हो। सोडियम। सोडियम का मतलब Na। और कोई? कार्बन में भी नहीं होता है। पेंसिल में जो कार्बन रहती होता है उसमें, कोयला में होता है? नहीं होता है, कार्बन में। अब इसमें आपको पढ़ाई इस तरह से करना है जो आप रट रहे हैं रटना न पड़े। अब इसको सोचिए कि इसमें क्यों विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें क्यों विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 47। कोई बताया और? ये बता रहे 47 सही है। एल्युमिनियम का, कॉपर का और एयू का 79। अच्छा, इसका आयरन का 26 है। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें विद्युत धारा, इसका क्या है एटॉमिक नंबर? 6 है। और सोडियम का 11 है। इसमें विद्युत धारा क्यों प्रवाहित हो रही है? किसी एक का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं ना हिंदी में, क्या होगा बताइए? आप वो एसपीडीएफ में निकालते हैं कि वैसे 2018 में निकालते हैं? एसपीडीएफ दोनों बताया गया। तो पहले आप इसको आप जो है 2n स्क्वायर के अनुसार निकाल लीजिए। 2n स्क्वायर का नाम सुना आप लोगों ने? क्या होता है 2n स्क्वायर? इस साइंटिस्ट का नाम है 2n स्क्वायर। इस साइंटिस्ट ने दिया था, बोर ने दिया था। अच्छा, तो बोर ने दिया था तो उसने क्या बताया था? पहली कक्षा में आणविक में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथे में 32। ये उसने बताया था। क्योंकि 2n स्क्वायर में आप n की जगह पर 1 2 3 4 रखते चले जाएंगे, ये चीजें निकलती चली जाएंगी। अब यहाँ पर 13 है तो 2 8 10 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3। आउटर एरिया में कितना हो गया? 3 हो गया। इसका निकालिए आप एसपीडीएफ से नहीं, इसी से निकालिए 2n स्क्वायर से। तो 2 8 18 और क्या बचेगा? 1 बचेगा ना। उसी तरह से इसमें भी कुछ ना कुछ बचेगा। और इसमें क्या बचेगा? 2 8 फिर 8 और फिर 6। तो इससे आप कैसे डिफाइन करते हैं कि ये किस पीरियोडिक टेबल में किस आवर्त का और किस वर्ग का, ऐसे डिफाइन करते हैं ना कुछ आप लोग? तो किसका ये किस समूह का तत्व है एल्युमिनियम? एल्युमिनियम किस ग्रुप का एलिमेंट है? 13वें ग्रुप का। 13वें ग्रुप का है। और पुराने वाले पीरियोडिक टेबल से तीसरे ग्रुप का है। या तो 3 कहिए यार।
तो जो ये आपको चालक और कुचालक का कंसेप्ट है, इसमें ये रखना है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं जिस मेटल में, वहीं पर विद्युत धारा का संचार होता है। जिस पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाते हैं, उसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। तो सीधा सीधा कंसेप्ट आपको रखना। हम देखिए, हम गुरु जी लोगों से ज़्यादा नहीं जानते, हमको तो भूल गया है ना सर, 20-25 साल हो गया। लेकिन हम एक आइडिया कर रहे हैं, जिसलिए वो फिल्म देखे हैं 3 इडियट, वो लिख देता है राजू रस्तोगी और क्या क्या लिख, उसी तरह से हमने वैसे ही लिख दिया। बस हमको आइडिया नहीं है इस चीज़ का, कोई फिजिक्स का आइडिया है, केमिस्ट्री का आइडिया हमारे पास नहीं है, लेकिन फिजिक्स की अच्छी आइडिया है। तो मैं कभी अभी तो आप लोगों का सामूहिक एक क्लास में लूँगा। अभी